नमस्ते दोस्तों, मैं सार्थक सिंह आपको आपके चैनल विद्यार्थी गुरु में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग हमारे साथ पूरे अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको इस अध्याय के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। सबसे पहले हम लोग इस अध्याय का परिचय देख लेते हैं। इस अध्याय में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। तो इस अध्याय में हम लोग को 2 देश बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को पढ़ना है और हम लोग को फिर देखना है सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में देखते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा राज्य की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। ठीक है, तब यहाँ तक हम लोग को क्या पता लगता है कि बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है जिसकी सीमाएं कहाँ से मिलती है, नीदरलैंड, यूक्रेन, जर्मनी और लक्समबर्ग से। ठीक है, और इसकी आबादी कितनी है, क्षेत्रफल में तो यह हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा राज्य से करीब आधी। ठीक है, और यहाँ की जातीय बनावट भी बहुत जटिल है। जातीय संरचना यहाँ की बहुत जटिल है। देश में जो है 59% लोग जो है फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। मतलब डच बोलने वालों की संख्या 59% है और 40% जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले फ्रेंच भाषी लोगों की है। शेष 1% लोग जो है वे जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। तो ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेंच भाषी जो लोग थे वे भले ही बहुसंख्यक नहीं थे, अल्पसंख्यक थे डच भाषी लोगों के मुकाबले, लेकिन वे ज़्यादा डच भाषी लोगों से तुलनात्मक रूप में ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, इसलिए वे राजधानी में रहते थे। इसलिए राजधानी में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहुसंख्यक थे 59% फ्लेमिश इलाके में रहने वाले डच बोलने वाले लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। अल्पसंख्यक जो थे फ्रेंच भाषी लोग, जिनका 40% जो थे, कुल जनसंख्या का 40% लोग थे, ये
फ्रेंच भाषी लोग, और ये तुलनात्मक रूप से डच भाषी की तुलना में बहुत ज़्यादा समृद्ध थे और ताकतवर थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस बात से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामला में कमजोर और अल्पमत थे। मतलब क्या कि फ्रेंच भाषी लोग जो थे वहां पे वे लोग ज्यादा ताकतवर, ज्यादा असमृद्ध थे डच भाषी लोगों से, लेकिन डच भाषी लोग ज्यादा बहुसंख्यक थे। बहुत बाद में जाकर जो डच भाषी लोग पढ़े लिखे होने लगे, उनको इस बात से बहुत नाराजगी थी, जिसके चलते 1950 से 1960 के दशक में जो है वहां पे युद्ध मीन्स नाराजगी, दोनों समुदायों के बीच में नाराजगी फैलने लगी। मीन्स दोनों समुदाय में तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसका सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी थी, ब्रुसेल्स में इसका सबसे तीखा रूप देखने को मिला। सबसे मीन्स भयानक रूप वहां पे देखने को मिला ब्रुसेल्स में। अब इस स्थिति को हम लोग एक और देश, आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, मीन्स श्रीलंका से करना है। अब यहाँ पे श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा राज्य के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। तो देखिए यहाँ पे जो है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ठीक है, इसकी यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ से थोड़ी अधिक जनसंख्या है, यानी हरियाणा राज्य के बराबर। ठीक है, यह तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है श्रीलंका, और यहाँ पे भी जातीय संरचना बहुत ही जटिल है और जातीय समूहों के लोग यहाँ पे भिन्न भिन्न जातीय के समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख यहाँ के जातीय समूह, सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है यहाँ पे श्रीलंका में, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। जितना भी जनसंख्या श्रीलंका में 2 करोड़, उसका 74% जो है जनसंख्या सिंहलियों का है। फिर उसके बाद तमिलों का नंबर आता है, जिनकी जनसंख्या जो है जिनका जनसंख्या 18% है। ठीक है, और तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल जिनका 13% है, 13% है श्रीलंकाई मूल के तमिल, और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शा पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। ठीक है, देखो वहां पे जो तमिलों की जनसंख्या 18% जो तमिल है वहां पे कुछ वहां पे श्रीलंकाई मूल के तमिल है, कुछ हिंदुस्तानी तमिल है। तो वहां पे हिंदुस्तानी तमिल कहाँ से पहुंचे? तो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए कुछ मजदूर हिंदुस्तान से ले गए थे श्रीलंका में, तो वही मजदूर को हिंदुस्तानी तमिल, वही जो है हिंदुस्तानी तमिल है, मीन्स यहाँ के निवासी वहां पे चले गए, वही हिंदुस्तानी तमिल है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वे सिंहली और तमिल दोनों, श्रीलंका में ईसाई भी है जिनकी जनसंख्या 7% है, वे दोनों भाषा बोलते हैं, सिंहली तमिल दोनों।
अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था, बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, मीन्स बहुसंख्यकवाद कर सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेलस पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। अब ये सब समस्या जो थी कैसे कैसे सुलझाई गई, तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया गया। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है कि अगर कोई जातीय समूह बहुसंख्यक है तो वह बगैर किसी अल्पसंख्यक के हानि लाभ को बिना सोचे हुए कोई भी निर्णय ले सकता है। बहुसंख्यक लोगों के लिए वहां की सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है, उसमें क्या हानि होगा, अल्पसंख्यकों की मत की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और तो देखिए क्या क्या हुआ श्रीलंका में। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1948 में जो है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। ठीक है, सिंहली समुदाय जो थे जिनकी जनसंख्या 74% थी वहां पे, उन्होंने अपने मतलब बहुसंख्या के बल पर वहां पे शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय को की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। देखो वहां पे जो सरकार भी थी वे भी बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि सरकार भी सिंहली समुदाय से ही थी। ठीक है, तो सरकार भी बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रही थी। सरकार कुछ बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए, मीन्स बहुसंख्यक लोगों के लिए कितने सारे कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। जो तमिल भाषा था उसको दरकिनारे कर दिया गया, मतलब कि उसकी मान्यता नहीं दी गई, उसको मान्यता नहीं दिया गया और सिंहली को ही राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में जो है सिंहली भाषी जितने भी लोग थे उनको प्राथमिकता देने की भी नीति चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी और बढ़ावा देगी, संरक्षण और बढ़ावा देगी एक एक करके। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1956 में एक कानून बनाया गया। 1956 में एक कानून बनाया गया श्रीलंका में, जिसके तहत क्या हुआ कि सिंहली को ही एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया और तमिल भाषा की मान्यता रद्द हो गई। तमिल को दरकिनारे कर दिया गया, तमिल भाषा को। ठीक है, और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। जितने भी विश्वविद्यालय थे या सरकारी नौकरी जो भी वहाँ पे आर्मी पुलिस जो भी सरकारी नौकरी लगता था वहाँ पे, उसमें सिर्फ सिंहलियों को कुछ मतलब छूट दिया गया, सिंहली को जो कि बहुसंख्यक थे। हाँ, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। देखो एक एक करके जो है सरकारी नीति, जो ये सरकारी नीति लगाया गया कि कोई भी बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया। इससे तमिलों को बहुत दिक्कत हुआ, वहाँ पे बहुत ही नाराजगी झेलनी पड़ी। तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उनको लगा कि उनके लिए अब यहाँ पे कोई नहीं है, उन लोगों को लगने लगा, उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां
उसकी उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखा की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। देखो क्या हुआ, वहां पे बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया गया, सिंहलियों को बहुत प्राथमिकता दी गई, इसलिए सिंहली और तमिलों के बीच में जो है तनाव बढ़ने लगा। यहाँ पे देखिए बहुसंख्यकवाद का डेफिनेशन यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदायों की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। यह मतलब कि वहाँ पे बहुसंख्यकवाद का मतलब हुआ कि अगर कोई समुदाय जो है बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है, मनचाहे ढंग से शासन को चला सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनकी जरूरतों या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है, उसको इनकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांगों को लेकर संघर्ष किया। अब श्रीलंका में तमिल लोग जितने भी तमिल समूह थे, तमिल लोगों का समूह था, उन्होंने अपना एक समूह बनाया और फिर अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने के लिए तमिल को राजभाषा घोषित करने के लिए एक समूह बनाया और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। ठीक है, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। लेकिन जो तमिल संघर्ष की इतना उनके मांग को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलाम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। देखो वहां पे जो है 1980 के दशक में तमिलों ने एक स्वतंत्र तमिल इलाम बनाने की मांग को लेकर अनेक बहुत सारे राजनीतिक कदम उठाए। स्वतंत्र तमिल इलाम मीन्स होता है सरकार, स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने के लिए की मांग को लेकर बहुत सारे राजनीतिक संगठन बनाए। ठीक है, श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। श्रीलंका में जो है ये जो बहुसंख्यकवाद हुआ, इसके कारण दोनों समुदायों में झड़प बढ़ गई, टकराव बढ़ने लगा, टकराव का रूप बढ़ने लगा। यह टकराव गृह युद्ध में प्रमाणित हुआ। यह टकराव जो है गृह युद्ध में प्रमाणित हो गया। मतलब गृह युद्ध मतलब होता है कि सरकार द्वारा लगाए गए नियम अगर वहां की जनता को पसंद नहीं है और उसके चलते वहां पे कुछ लड़ाई झगड़ा का कंडीशन बन रहा है तो उसी को गृह युद्ध बोला जाता है। इसका प्योर डेफिनेशन हम बता देते हैं कि गृह युद्ध एक्चुअली में होता क्या है। तो गृह युद्ध जो है किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। मतलब जो सरकार विरोधी समूह, तो वहां पे तो सिंहलियों की सरकार थी, इसलिए तमिल जो थे सरकार विरोधी समूह थे और कुछ विरोधी समूह, हिंसक लड़ाई होने लगी तमिल और सिंहलियों के बीच में। तो वहां पे गृह युद्ध जो युद्ध था, जो सिंहली और तमिलों के बीच में झड़प थी, वे गृह युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं।
इसके चलते जो है सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय दोनों समूहों के हजारों लोग मारे जा चुके। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देश में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, वहां पे जो गृह युद्ध हुआ इसके कारण बहुत नुकसान हुआ। हजारों लोग दोनों समुदाय के, सिंहलियों के या तमिल दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए और अनेक परिवारों की रोजी रोटी छिन गई। बहुत सारे परिवार उस देश से भाग के दूसरे देश, दूसरे राज्य में अगर कोई भागकर शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो गए। इससे वहां की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई, मीन्स खराब हो गई। 2009 में जो इस गृह युद्ध का अंत 2009 में हुआ। अब देखिए इसके कारण श्रीलंका में बहुत सारी हानियां हुई बहुसंख्यकवाद के कारण। अब हम लोग फिर बेल्जियम की तरफ लौटते हैं। बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम क्या किया, उसका देश कैसे बचा। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। बेल्जियम में जो नेता थे वे श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाए। वहां पे कोई बहुसंख्यकवाद का ये नहीं हुआ, बहुसंख्यकवाद का रास्ता नहीं अपनाया गया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। वहां के लोग जो थे, वहां पे जो है सरकार ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 से और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। तो बेल्जियम ने मतलब कि दोनों समुदाय को ध्यान में रखते हुए, दोनों समुदाय के संस्कृति को ध्यान में रखते हुए वहां पे कुछ नियम बनाए। तो वहां का मॉडल जो था, नियम था, क्या था उसको कुछ देख लेते हैं। संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान किया था, इस बात को स्पष्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। जितने भी डच भाषी हो या फ्रेंच भाषी हो, केंद्रीय सरकार, केंद्र में जो सरकार है डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों के मंत्री का समान संख्या रहेगा, एक समान संख्या रहेगा। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। कोई भी नियम तभी लग सकता है जब दोनों समुदाय के जो सांसद समूह के सांसद उस नियम के पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि चाहे वे फ्रेंच भाषी हो या डच भाषी हो, कोई भी अपना अकेला फैसला नहीं कर सकता है कोई भी नियम में। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाके में क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। अब वहां पे संघ सरकार बनाने का नियम भी लागू किया गया।
अब वहां पे जो है राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर राज्य सरकार कोई काम करे तो उसको केंद्र सरकार रोक सकती है, ऐसा कुछ नहीं है अब वहां पे नियम। ब्रुसेलस में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेलस में अलग सरकार है, मीन्स राजधानी पर कोई अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, मतलब डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है वहां पर। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेलस में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। और एक यहाँ पे मॉडल है, देखिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। यहाँ पे केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक और सरकार है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मनी बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। अब देखो एक वहां पे और सरकार है, सामुदायिक सरकार, जिसका चुनाव किसी मतलब कि जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, चाहे डच बोलने वाले, चाहे फ्रेंच या जर्मन, यही तीनों इसको एक ही भाषा बोलने वाले लोग इनको चुनते हैं। और सामुदायिक सरकार जो है संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार रखती है। सामुदायिक सरकार को यह अधिकार है, संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। ठीक है, आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह वास्तव बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़े में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया तो ब्रुसेलस को उसका मुख्यालय चुना गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को अंत करते हैं। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और फिर आगे हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।